हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। पिछले कुछ टाइम से वीडियोस अगर आप लोगों को नहीं मिल पा रहे थे, उसके पीछे रीज़न ये था कि घर में कुछ शादियां थी, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अब सभी शादियां वगैरह ख़त्म हो गई हैं, टाइम फिर से हो गया है, टाइम मिलने लगा है। तो जो चीज़ें आप लोगों को पहले प्रोवाइड की जाती थी, जिस सीक्वेंस में प्रोवाइड की जाती थी, वो सारी चीज़ें अब फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे थे। अक्टूबर तक का हम लोगों ने किया था, नवंबर से छूट गया था। नवंबर से हम लोग अभी तक कोई भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो मैं आप लोगों के लिए नहीं डाल पाया हूँ। तो आज से वो सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जो है नवंबर फर्स्ट वीक का वीडियो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वीक का इसलिए डिस्कस कर रहे हैं नवंबर का कि इसका कंटेंट हम ऑलरेडी पहले बना चुके थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था रिकॉर्डिंग का, इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो इसका कंटेंट ऑलरेडी रेडी है। आज हम लोग नवंबर फर्स्ट वीक का जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके तुरंत बाद में आप लोगों को दिसंबर थर्ड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को मिलेगा। थर्ड वीक का कंटेंट रेडी हो चुका है, होपफुली इसी वीडियो के बाद में उसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि नवंबर और दिसंबर ये सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करना है, लेकिन एक साथ सडन नहीं हो पाएगा, पैरेलली सारी चीज़ें चलती रहेंगी। दिसंबर थर्ड वीक कंप्लीट होने के बाद में हम लोग दिसंबर फोर्थ वीक की भी अपना मतलब कंटेंट रेडी करते रहेंगे, और पैरेलली फर्स्ट और सेकंड वीक की भी हम लोग जो है कंटेंट रेडी करते रहेंगे। साथ ही साथ में हम लोग नवंबर का जो छूटा हुआ पार्ट है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो जो चीज़ें पहले जैसे चलती थी सब कुछ एज इट इज़ वैसे हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना कर रखिए। आप लोगों ने पिछले 1-1.5 महीने से पेशेंस बना कर रखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें आप लोगों को फिर से एज इट इज़ मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे अपना, और इसमें हम लोग नवंबर फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने वाले हैं। इसके तुरंत बाद में दिसंबर थर्ड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद में हम लोग जैसे अभी आप लोगों को बताया उस तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करा दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Which bank launched instant payouts Visa Direct in association with Visa recently? हाल ही में किस बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर इंस्टेंट पे आउट वीज़ा डायरेक्ट लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई आरबीएल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आरबीएल बैंक ने वीज़ा के साथ में मिलकर वीज़ा डायरेक्ट नाम से इंस्टेंट पे आउट सर्विस लॉन्च की है, और ये पार्टनरशिप आरबीएल बैंक की जो है फिलॉसफी पार्टनर्स का बैंक के तहत में ये की गई है। ठीक है, और कुछ रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सितंबर मंथ में जो हम लोगों ने अक्टूबर में पढ़ा था उसका कुछ रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए एसबीआई ने सफल नाम से एक लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। सफल, क्या नाम है? सफल नाम से, SAFAL, ठीक है ना। तो सफल का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इसको एक्सपांड करें तो सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, इस नाम से जो है एसबीआई ने जो है ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए एक लोन फैसिलिटी लॉन्च की हुई है। आरबीएल बैंक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। आरबीएल बैंक अगर हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे, विश्ववीर अहूजा जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अपनों का बैंक इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक है, और आरबीएल बैंक ने भी आरबीएल केयर्स नाम से अपना एक चैट बोट भी लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच ऑफ द लोन अमाउंट हैज बीन सैंक्शनड बाय द नाबार्ड अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF टू द गवर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर द वेरियस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF के तहत नाबार्ड द्वारा गोवा सरकार को विभिन्न सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा 8,504.30 लाख, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नाबार्ड ने RIDF के तहत बहुत सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए गोवा गवर्नमेंट को 8,504.30 लाख करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया है। और यहाँ पर बात हुई है RIDF की, यहाँ पर RIDF की भी बात हो रही है। RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो ये क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये नाबार्ड के द्वारा गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस के जो भी प्रोजेक्ट्स मीडियम एंड माइनर इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन और भी दूसरे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लो कॉस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करना है। RIDF के द्वारा उनको जो है लो कॉस्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। नाबार्ड की यहाँ पर बात हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है, GR चिंताला जी जो है इसके चेयरमैन हो जाएंगे। 1982 में
जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस विल बी एक्वायर्ड बाय एक्सिस बैंक। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की इक्विटी शेयर पूंजी का कितना हिस्सा एक्सिस बैंक द्वारा अधिकृत किया जाएगा। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब 19.002%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 19.002%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बीच में पहले एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे अब फिर से रिवाइज किया गया है, ठीक है ना। और इसके अनुसार अब एक्सिस बैंक जो है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के 17.002% के बजाय 19.002% की इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदेगी। पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार जो है 17.002% का इक्विटी शेयर परचेज करना था, लेकिन अब नए रिवाइज्ड एग्रीमेंट के अनुसार में जो है एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 19.002% इक्विटी शेयर कैपिटल परचेज करेगी। एक्सिस बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर की अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। अमिताभ चौधरी जी जो है इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे, किसके, एक्सिस बैंक के। बढ़ती का नाम जिंदगी, ये जो है एक्सिस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की भी बात हुई है, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और प्रशांत चौधरी जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट टू रीजनल रूरल बैंक्स इन ऑर्डर टू मीट द रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। केंद्र सरकार विनियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितनी राशि प्रदान करेगी। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग खुद से देने की कोशिश किया करिए, ठीक है। दिसंबर में हम लोग नवंबर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे ही। तो अगर आप लोग पढ़े हैं और कुछ भी याद आ रहा है तो इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर डी 670 करोड़, 670 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की उन सभी आरआरबीज को जो कि लॉस में है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न रीजन की जो आरआरबीज हैं, इनको 9% का रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है पूरा करने के लिए 670 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेगा, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी आरआरबीज में 670 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाला है। और ये इन्फ्यूज़न जो है 31 मार्च 2021 तक इन बैंकों की कैपिटल नीड्स को मेंटेन करने के लिए ये किया जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा सा जानें, थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर एक्सटेंड करें, तो मार्च 2020 तक 45 में से 17 आरआरबी जैसी थी जिनका CRAR 9% से कम था। टोटल 45 आरआरबीज थी हैं, जिसमें से कि 17 आरआरबी जैसी थी जिनका कि CRAR जो है ये 9% से कम था, 9% से कम था, जबकि 6 आरआरबीज का CRAR जो है वो निगेटिव था। 17 आरआरबी जैसी थी जिनका CRAR जो है वो 9% से कम था, और 6 आरआरबी जैसी थी जिनका CRAR जो है वो निगेटिव था। तो इसी को 9% पूरा करने के लिए भी, ठीक है, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 670 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़न करने वाली है आरआरबीज में। और कौन कौन से जोन की आरआरबीज में, स्पेशली जो रहेंगी नॉर्थ ईस्ट रीजन और ईस्टर्न रीजन की जो आरआरबीज हैं उनमें ये इन्फ्यूज़न किया जाएगा। और आरआरबीज का जो कैपिटल सपोर्ट होता है थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है ना। 50% जो कैपिटल होती है आरआरबी की, वो उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। 15% जो उसका होता है कैपिटल, वो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। और बचा हुआ 35% जो होता है वो स्पॉन्सर्ड बैंक का शेयर होता है, ठीक है ना। जो भी बैंक उसको स्पॉन्सर करेगी उसका होता है। तो ये बहुत कॉमन है और ये बहुत पुराना भी हो गया, तो ये आप लोगों को होपफुली पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बताया, ठीक है। नाबार्ड के डाटा के अनुसार आरआरबीज को फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2206 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। 2206, ठीक है, 2206 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है आरआरबीज को, और ये डाटा जो है वो नाबार्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। पेंडेमोनियम द ग्रेट बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तमल बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तमल बंदोपाध्याय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राली बुक्स द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है और नवंबर एंड में ये रिलीज की जा चुकी है अभी तक, ठीक है ना। इस बुक के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी के चैलेंजेस
और इसके पोटेंशियल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट इज द टारगेट क्रेडिट ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS की लक्षित राशि कितनी है? टारगेट अमाउंट जो है वो टारगेट क्रेडिट कितना है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग एक बार खुद से देने की कोशिश करिए। ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो एक बार आप लोग खुद से भी आंसर दिया करिए। 3 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 3 लाख करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। 30 नवंबर तक कर दिया गया था, ठीक है ना। फिर बाद में 30 नवंबर के बीच में ही, जब तक ECLGS स्कीम के तहत में 3 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन नहीं हो जाते, जो भी पहले होगा यही इसकी डेडलाइन होगी। पहले यह डेडलाइन जो है वो 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए थी, लेकिन अभी से बढ़ा दिया गया है। ECLGS, ठीक है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक ना। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत में इसे लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य MSMEs को, बिजनेस इंटरप्राइजेस को, इंडिविजुअल लोन्स फॉर बिजनेस के लिए, मुद्रा बोरोवर्स को, इन सभी को फुली गारंटीड और जो है कोलेट्रल फ्री एडिशनल क्रेडिट प्रदान करना है। इसके तहत में इन सभी को कोलेट्रल फ्री एडिशनल क्रेडिट प्रदान की जाएगी। इसमें डॉक्टर्स, CA, सेल्फ एम्प्लॉयड, वेंडर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी व्हिच हैज लॉन्च्ड द AI टूल आइडियाज फॉर मोटर क्लेम सेटलमेंट्स। उस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए जिसने मोटर क्लेम सेटलमेंट के लिए AI टूल आइडियाज जो है ये लॉन्च किया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और ऑप्शंस भी आप लोगों को दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E इसका आंसर हो जाएगा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, आइडियाज़ नाम से किसने AI टूल लॉन्च किया है ये पूछा जा सकता है। तो आइडियाज़ जो है वो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस लाइफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। मोटर क्लेम सेटलमेंट के लिए HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में, ठीक है ना, नवंबर में अभी हाल ही में AI बेस्ड एक टूल लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, आइडियाज़। और आइडियाज़ का मतलब क्या होता है, आइडियाज़ को अगर हम लोग फुल फॉर्म जाने तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इंटेलिजेंट डैमेज डिटेक्शन एस्टिमेशन एंड असेसमेंट सॉल्यूशन। फिर से सुन लीजिए आप लोग, इंटेलिजेंट डैमेज डिटेक्शन एस्टिमेशन एंड असेसमेंट सॉल्यूशन जो है वो आइडियाज़ का फुल फॉर्म हो जाएगा। HDFC एर्गो का नाम यहाँ पर जिक्र हुआ है, यही इसका आंसर है। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानते हैं। तो HDFC एर्गो जो है वो प्राइवेट सेक्टर का तीसरा सबसे बड़ा जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करें तो इसके MD और CEO जो है वो रितेश कुमार जी हैं। कौन है, रितेश कुमार जी इसके MD और CEO हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और दीपक एस पारेख की अगर हम लोग बात करें तो वो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि उसमें क्या बोला गया है। व्हिच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट कॉर्पोरेट पार्टनर ऑफ IDEX फ्रॉम इंडिया टू ऑफर मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। कौन सा बैंक बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाला भारत से IDEX का पहला कॉर्पोरेट भागीदार बन गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप सबको पता होगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिनेश कुमार खारा जी हो गए हैं। टैगलाइन क्या है इसकी, विद यू ऑल द वे इसकी टैगलाइन है। और भी बहुत सारी टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, आप लोगों को वो पता होगा। 1 जुलाई 1955, ठीक है ना, 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। ये बात हो गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक, इन सभी का हेडक्वार्टर और इनके MD और CEO कौन है ये आप लोग कमेंट कर बताइए, आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर भी बात हुई थी IDEX की, ठीक है ना। तो ये IDEX क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये क्या है। तो यह एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि लर्नर्स को ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो SBI ने भी हाल ही में इसी के साथ में पार्टनरशिप किया है। इस पार्टनरशिप के बाद में नवंबर एंड तक या दिसंबर एंड तक जो है उससे SBI जो है IDEX प्लेटफॉर्म पर अपने ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ ही साथ में SBI इंडिया से IDEX के साथ में पार्टनरशिप करने वाला
पहला कॉरपोरेट पार्टनर बन गया है। एसबीआई इंडिया का पहला बैंक है जो IDEX के साथ में पार्टनरशिप करने वाला बन गया है, ठीक है ना। इनिशियली एसबीआई केवल 3 कोर्सेज लॉन्च करने की प्लानिंग किया है, बाद में इसकी संख्या और बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। और IDEX की अगर हम लोग बात करें, IDEX का CEO कौन है, तो IDEX का CEO जो है वो अनंत अग्रवाल जी हैं। और IDEX के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मैसाचुसेट्स UK में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, एजियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लॉन्च्ड लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस ऑन व्हिच ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब फ्लिपकार्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट इसका आंसर हो जाएगा। एगॉन, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट पर अभी लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अब पॉलिसी, प्रीमियम, KYC ये सब इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमको क्वेश्चन आंसर जानना था बस इतना जान लिया है। इसके ज़्यादा इसकी पॉलिसी वगैरह क्या है, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। फ्लिपकार्ट के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट के हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। फ्लिपकार्ट के CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो कल्याण कृष्ण मूर्ति जी जो है वो फ्लिपकार्ट के CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच बैंक हैज़ बीन नोटेड एज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। भारत में किस बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर के रूप में वोट दिया गया है, ठीक है ना। ये पूछा गया है कि इंडिया के जो बैंक है उसमें मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में कौन सी बैंक को सबसे ज़्यादा वोट मिला हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एशिया मनी जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल पब्लिकेशन है, इसने अभी नवंबर में जो है एक पोल कंडक्ट कराया था जिसके अनुसार HDFC बैंक को इंडिया में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर के रूप में चुना गया। और यह लगातार दूसरी बार है जब HDFC बैंक को यह सम्मान मिला हुआ है। HDFC बैंक की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो HDFC बैंक के MD और CEO कौन हो जाएंगे, तो शशिधर जगदीशन जी जो है उसके MD और CEO हो जाएंगे। आदित्य पुरी जी को सक्सीड किया है इन्होंने। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अगस्त 1994 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। बाकी IDBI बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक और एक्सिस बैंक, इन सभी का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए, एटलीस्ट हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रिक्स बिजनेस फोरम वाज हेल्ड वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ व्हिच कंट्री रिसेंटली, ठीक है ना। रिसेंटली क्या, अब ये नवंबर हो गया है, नवंबर में ये ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। तो ब्रिक्स बिजनेस फोरम अभी हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा रसिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रसिया इसका आंसर हो जाएगा। पैंडेमिक की वजह से वर्चुअली इसका आयोजन किया गया था और रसिया की चेयरमैनशिप में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच कंपनी हैज एक्वायर्ड भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण किया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश किया करिए। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने जो है कंपटीशन एक्ट 2002 के सेक्शन 31(1) के तहत में ICICI लोम्बार्ड को भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एक्विजिशन का अप्रूवल अभी दे दिया है। और दोनों का हेडक्वार्टर, दोनों में से किसका मतलब किसका ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। बाकी बजाज एलियांज, ठीक है ना, और इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग पता करिए, इसको कमेंट कर बताइए। अगला देखते हैं, Which financial services company has developed the world's first live PCI certified tap to phone card acceptance solution in the partnership with Digit Secure and HDFC Bank? किस वित्तीय सेवा कंपनी ने डिजिट सिक्योर और HDFC बैंक के साथ साझेदारी में दुनिया का पहला लाइव PCI प्रमाणित टैप टू फोन कार्ड स्वीकृत समाधान तैनात किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी तो आप लोग इंग्लिश रेफर करिएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वीज़ा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वीज़ा इसका आंसर हो जाएगा। वीज़ा ने डिजिट सिक्योर और HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप में PCI सर्टिफाइड टैप टू फोन कार्ड सिस्टम लागू किया है।
डिलीवरी प्लस इस सिस्टम को अपनाने वाली पहली कंपनी होगी और HDFC बैंक जो है अधिग्रहण करता होगा इसका। यह सिस्टम जो है संपत्तियों और व्यापारियों के बीच बिना किसी कार्ड डिवाइस के अपने NFCs इनेबल्ड एंड्रॉयड स्मार्टफोन की मदद से सुरक्षित और तुरंत कॉन्टैक्टलेस भुगतान फीचर जो है भुगतान स्वीकार करने में सहायक होगा। डिजिट सिक्योर एशिया पैसिफिक की पहली कंपनी है जिसने ये टेक्नोलॉजी लागू करने के लिए PCI सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है उसको, ठीक है। वीज़ा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और वीज़ा का जो हेडक्वार्टर होगा वो कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज कॉर्पोरेट एजेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हेल्थ इंश्योरेंस उत्पादों के लिए कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस का पुराना नाम क्या है आप लोग बताओ? पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस का पुराना नाम क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बताओ, अगर सितंबर वाला वीडियो और अक्टूबर वाला आप लोगों ने देखा है तो आपको ये पता होगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ बात हुई है, ये इसका आंसर होगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो इसका हेडक्वार्टर जो है जयपुर राजस्थान में होगा। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो संजय अग्रवाल जी जो है वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो चलो आगे बढ़ें जो है वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन होगी। बाकी और भी स्मॉल फाइनेंस बैंक दी गई हैं, तो इनका सभी का हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट करके बताओ। कमेंट ना भी करो तो आप लोगों को कम से कम पता ये होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द फ्लैगशिप कैंपेन व्हिच इज लॉन्च्ड बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ऑफरिंग इट्स यूजर कंपेलिंग बेनिफिट्स एंड अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स इन दिस फेस्टिव सीजन। उस फ्लैगशिप का नाम बताइए जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि त्योहारी सीजन में अपने उपयोगकर्ताओं को आकर्षक लाभ और आकर्षक छूट प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग बताओ। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। रुपे फेस्टिव कार्निवल, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी रुपे फेस्टिव कार्निवल इसका आंसर हो जाएगा। NPCI ने रुपे यूजर्स के लिए इस फेस्टिव सीजन में रुपे फेस्टिव कार्निवल नाम से एक फ्लैगशिप कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। हालांकि फेस्टिव सीजन अभी खत्म हो गया, ये दिवाली वाली के टाइम पे था, ये नवंबर का है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मतलब ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो उसी टाइम पर ये लॉन्च किया गया था। इसके तहत में जो रुपे यूजर्स हैं उनको अट्रैक्टिव डिस्काउंट और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। हेल्थ, फिटनेस, एजुकेशन, ई-कॉमर्स, ठीक है, डाइनिंग और फूड डिलीवरी, इन सभी कैटेगरीज में ये ऑफर और डिस्काउंट दिए जाएंगे। NPCI की यहाँ पर बात हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। दिलीप एसबे जी जो हैं वो NPCI के MD और CEO हो जाएंगे। कौन? मैं लिख दे रहा हूँ, दिलीप एसबे जी हैं वो NPCI के MD और CEO हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या बोला गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू मॉडर्नाइज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन मेघालय रिसेंटली। मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कितना ऋण स्वीकृत किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा 132.8 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये अमाउंट आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 132.8 मिलियन USD। मेघालय में पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है 132.8 मिलियन USD का लोन अप्रूव किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है। किसकी बात हुई है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मंडालुयांग फिलीपींस में है। मसात्सुगु आसाकावा जी जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना। और बाकी मेघालय की कहानी तो आप लोगों को पता होगी, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कर बताओ कि CM कौन है मेघालय का, गवर्नर कौन है, कैपिटल कौन है, कैपिटल क्या है उसकी, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बताओ, और मैं अपने वीडियोस में हमेशा बताता रहता हूँ बीच बीच में। मैं फिर से बोलूँगा कि CM, कैपिटल, गवर्नर, नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें आप लोग जो है हर क्वेश्चन के साथ में तैयार किया करो। हेडक्वार्टर
मतलब हेडक्वार्टर्स क्या होगा किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, उसका एमडी और सीईओ कौन होगा, उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, ये सारी चीज़ें हर क्वेश्चन के साथ में आनी चाहिए। हर क्वेश्चन के साथ में अगर आप लोग याद करेंगे तो एग्जाम टाइम पर आप लोगों को ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी और 1-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को मिल जाएंगे। सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में ही नहीं, और भी जो आप लोग छोटे मोटे एग्जाम देते हो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के, वहाँ पर भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो ये सब चीज़ें आप लोग हैबिट डेवलप करिए कि हर क्वेश्चन के साथ में ये सारी चीज़ें आप लोग करते हुए चलिए, अलग से मत याद करिए, और थोड़ा दिमाग खोल कर इन सारी चीज़ों को सुनेंगे तो आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा, रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं। ए चेक ऑफ व्हाट अमाउंट हैज़ प्रोवाइडेड बाय इंडिया टू नेपाल फॉर द हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। आवास पुनर्निर्माण परियोजना के लिए भारत ने नेपाल को कितनी राशि का चेक प्रदान किया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 बिलियन NPR। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1 बिलियन NPR, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 बिलियन होगा, मिलियन नहीं, तो वो मतलब ये मत लगा दीजिएगा, ये नहीं होगा, 1 मिलियन नहीं 1 बिलियन होगा, 1 बिलियन NPR यानी कि नेपालीज रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेपाल हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने नेपाल को 1 बिलियन NPR का चेक दिया है, और लगभग अगर हम लोग इसकी बात करें तो लगभग ये 62.5 करोड़ रुपए का जो है वो इंडियन रुपीज़ में इतना ये हो जाएगा। और नेपाल के PM कैपिटल और करेंसी बताओ। PM तो अभी होंगे ही नहीं क्योंकि वहाँ पर संसद भंग कर दी गई है नेपाल की, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग KP शर्मा ओली का नाम ले सकते हो, लेकिन अभी संसद वहाँ पर भंग कर दी गई है, तो स्थायी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर कोई नहीं है। कैपिटल काठमांडू में हो जाएगी, करेंसी NPR नेपालीज रुपीज़ ये होगा ही। तो चलिए अगला भी देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। पेटीएम पार्टनर्ड विद वीज़ा एंड व्हिच कंपनी टू लॉन्च को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स इन 2 वेरिएंट्स रिसेंटली यानी कि नवंबर की बात हो रही है, तो ये नवंबर में होगा। ठीक है ना, ये नवंबर की बात हो रही है। ठीक है ना, तो पेटीएम ने 2 वेरिएंट में को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में वीज़ा और किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI कार्ड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी SBI कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन कॉन्टैक्ट लेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम ने वीज़ा और SBI कार्ड के साथ में पार्टनरशिप किया है, और ये कार्ड जो है वो 2 वेरिएंट के लिए लॉन्च किया जाएगा। क्या क्या नाम होगा इन दोनों वेरिएंट्स का, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पहला हो जाएगा, पहले का नाम क्या होगा? पेटीएम। पहला किस नाम से लॉन्च होगा? पेटीएम SBI कार्ड। ठीक है, पहला जो है पेटीएम SBI कार्ड से नाम होगा। दूसरा पेटीएम SBI कार्ड सिलेक्ट, पेटीएम SBI कार्ड, इसके आगे बस सिलेक्ट लग जाएगा। ठीक है ना, तो इस 2 नाम से जो है ये क्रेडिट कार्ड जो है ये लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, ये लॉन्च किए जाएंगे और ये वीज़ा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा। ये पेटीएम का दूसरा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट है। पेटीएम का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट जो है वो पेटीएम फर्स्ट कार्ड से नाम से लॉन्च किया गया था। फिर से सुन लीजिए आप लोग, ये जो 2 वेरिएंट में क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किए गए हैं पेटीएम के द्वारा, पेटीएम SBI कार्ड और पेटीएम SBI कार्ड सिलेक्ट, ये जो है पेटीएम का दूसरा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट है। पेटीएम इससे पहले अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है, और क्या नाम है उसका? पेटीएम फर्स्ट कार्ड नाम से अपना लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, और वो सिटी बैंक के साथ में मिलकर लॉन्च किया गया था। पेटीएम अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेटीएम फर्स्ट कार्ड जो है वो सिटी बैंक के साथ में मिलकर लॉन्च किया था। ठीक है, इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। SBI कार्ड ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। SBI कार्ड का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। अश्विनी कुमार तिवारी जी जो है वो SBI कार्ड के MD और CEO हो जाएंगे। 1998 में SBI कार्ड की स्टेब्लिशमेंट हुई थी। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा UP में होगा। विजय शेखर शर्मा जी जो है इसके CEO हो जाएंगे, और ये अगस्त 2010 में जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर मिलेनियल कस्टमर्स? किस बैंक ने सहस्त्राब्दी ग्राहकों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक ने 18 से 35 साल तक के मिलेनियल्स कस्टमर्स के लिए ICICI बैंक माइन, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है ना, ICICI बैंक माइन। ठीक है,
आईसीआईसीआई बैंक माइन नाम से एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसके तहत वे घर बैठे इंस्टेंट सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ ही साथ में पर्सनल लोन सहित और कई सुविधाओं का ऑनलाइन घर बैठे लाभ ले सकते हैं। ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट गाइडेंस भी मिल जाएगी। इसमें आई मोबाइल ऐप का नया वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए 25 लाख रुपए तक की इंस्टा पर्सनल लोन फैसिलिटी भी मिलेगी इसके तहत में, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं थी, इसमें क्या क्या मिलेगा। और आईसीआईसीआई बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। संदीप बख्शी जी जो है इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who chaired the 40th सार्क फिनेंस गवर्नर्स ग्रुप मीटिंग इन ए वर्चुअल फॉर्मेट? आभासी रूप से 40वें सार्क फिनेंस गवर्नर्स ग्रुप बैठक की अध्यक्षता किसने की? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर है गवर्नर ऑफ आरबीआई, इसका आंसर हो जाएगा। अभी नवंबर में वर्चुअली आयोजित की गई 40वें सार्क फिनेंस गवर्नर्स की ग्रुप मीटिंग की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने की थी। इस दौरान इन्होंने सार्क फिनेंस सिंक्रोनस, सार्क फिनेंस SYNC, इस दौरान इन्होंने सार्क फिनेंस SYNC नाम से एक क्लोज्ड ग्रुप सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क भी लॉन्च किया हुआ था, ठीक है। और सार्क फिनेंस गवर्नर्स की मीटिंग साल भर में 2 बार होती है। सार्क फिनेंस गवर्नर्स की मीटिंग साल भर में कितनी बार होती है? 2 बार इनकी मीटिंग होती है। अभी वर्तमान में इसकी अध्यक्षता जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। सार्क फिनेंस की स्थापना जो है वो 9 सितंबर 1998 में, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 9 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवाइज्ड co-origination model revealed by RBI under which banks can provide loans along with NBFCs to priority sector borrowers based on a prior agreement? RBI द्वारा संशोधित ओरिजिनेशन मॉडल का नाम क्या है जिसके तहत में बैंक प्राथमिक समझौते के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के उधारकर्ताओं को एनबीएफसीज के साथ में मिलकर ऋण प्रदान कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं। हिंदी अगर टफ लगे तो इंग्लिश आप लोग पढ़िएगा। हिंदी का ट्रांसलेशन यही हुआ था, इसलिए मैंने ये लिखा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा को लेंडिंग मॉडल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको कि हम लोग CLM के नाम से भी जानते हैं, को लेंडिंग मॉडल। और ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा को लेंडिंग मॉडल। बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में को ओरिजिनेशन मॉडल की लोन स्कीम को आरबीआई ने रिवाइज किया है अभी हाल ही में, और ये स्कीम जो है वो सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? सितंबर 2018 में ये लॉन्च की गई थी, और इसे अभी आरबीआई के द्वारा रिवाइज किया गया है, ठीक है ना। इसके अभी आरबीआई के द्वारा मतलब रिवाइज किया गया है, और रिवाइज करके इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। तो इसको को लेंडिंग मॉडल के नाम से भी रिवाइज कर इंट्रोड्यूस किया गया है। इस नई रिवाइज्ड स्कीम के तहत में बैंक्स, जो भी बैंक्स हैं वो एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज HFCs के साथ में मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर बारोवर्स को प्रायर एग्रीमेंट के आधार पर लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। 20 ब्रांचेस से कम वाली फॉरेन बैंक्स पर CLM एप्लीकेबल नहीं होगा। ये को लेंडिंग मॉडल जो है वो उन सभी बैंकों पर, उन सभी फॉरेन बैंकों पर जो कि जिनकी ब्रांचेज जो है 20 ब्रांचेस से कम है, ठीक ना, उन पर ये लागू नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा को लेंडिंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच पॉपुलर मैसेजिंग ऐप हैज़ गॉट अप्रूवल टू लॉन्च ए पेमेंट सिस्टम ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन द मल्टी बैंक मॉडल इन इंडिया, ठीक है ना। किस लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप को भारत में मल्टी बैंक मॉडल में UPI पेमेंट पर भुगतान प्रणाली शुरू करने की मंजूरी मिली हुई है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ही चर्चित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। NPCI ने अभी हाल ही में व्हाट्सएप को UPI पेमेंट सर्विस शुरू करने का अप्रूवल दे दिया है। तो व्हाट्सएप जो है इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। As per the recent circular issued by the SEBI, what is the new foreign investment limit per mutual fund house? SEBI द्वारा अभी हाल ही में जारी किए गए परिपत्र के अनुसार प्रत्येक म्यूचुअल फंड हाउस की नई विदेशी निवेश सीमा क्या है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और ये स्केल 2-3 के जो एग्जाम वाले हैं, जो प्रमोशनल एग्जाम देते हैं बैंक के, उनके लिए ये बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी का सर्कुलर भी हाल ही में आया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 600 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ई।
ऑप्शन नंबर 600 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। इन्हेंसमेंट ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर म्यूचुअल फंड्स पर अभी सेबी ने हाल ही में एक नया सर्कुलर जारी किया, जिसके अनुसार प्रत्येक म्यूचुअल फंड हाउस पर एफडीआई लिमिट को डबल कर दिया गया है। प्रत्येक म्यूचुअल फंड हाउस पर एफडीआई लिमिट को डबल कर 600 मिलियन यूएसडी कर दिया है। यही 600 मिलियन इसका आंसर होगा। पहले यह लिमिट जो थी वो 300 मिलियन यूएसडी की हुआ करती थी, लेकिन अब इसे नई रिवाइज्ड गाइडलाइन, नए रिवाइज्ड सर्कुलर के अनुसार में इसे डबल कर दिया गया है। तो ये जो है 600 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। सेबी ने 50 मिलियन यूएसडी का अमाउंट प्रत्येक फंड हाउस के लिए भी जो है रिजर्व कर दिया है। सेबी की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अजय त्यागी जी जो है उसके चेयरमैन हो जाएंगे। 1992 में जो है वो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Which bank has acquired 57,743 shares in CSC E-Governance Services India Limited for rupees 36.38 crores recently? किस बैंक ने हाल ही में 36.38 करोड़ रुपए में CSC E-Governance Services India Limited में 57,743 शेयरों का अधिग्रहण किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ये नवंबर की बात हो रही है, रिसेंटली मतलब ये नवंबर, ठीक है ना, नवंबर की बात हो रही है। तो नवंबर में एक्सिस बैंक ने जो है ये अभी इतने शेयरों का अधिग्रहण किया। एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बढ़ती का नाम जिंदगी जो है वो एक्सिस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। अमिताभ चौधरी जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। बाकी इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे यहाँ पर। अभी हम लोगों ने नवंबर फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस किया, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद में आप लोगों को, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, दिसंबर 3rd वीक का तुरंत अभी इसके बाद में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, वो वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद में दिसंबर 4th वीक का चलता रहेगा, और पैरेलली 1st वीक और 2nd वीक दिसंबर का जो छूटा हुआ वो भी कर लेंगे। और इसी के साथ साथ में नवंबर 2nd, 3rd और 4th वीक जो छूटा हुआ इसको भी कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।